नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए आज हिंदी समाज की 4th क्लास, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके लक्ष्य के प्रति आपको जागरूक करेगी। तो देखिए शायरी है, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। आप इसका अर्थ निकालिए और समझिए और अपने अंदर डालिए और अपने लक्ष्य के प्रति उसके पीछे पड़ जाइए। लक्ष्य आपके हाथ में होगा। ठीक है, एक बार और सुनिए, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए आइए अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब चलते हैं हम कर्मधारय समास पर। ठीक है, देखिए कर्मधारय समास, इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान है इस समास में विशेषण विशेष से तथा उपमेय उपमान पाया जाता है। अब बोलोगे साहब ये क्या घुस गया इसमें विशेषण विशेष से? तो देखो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसकी कोई ना कोई विशेषता होगी। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, यह घोड़ा काला है, इसकी विशेषता क्या हो गई? घोड़ा काला है। यही क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम हमेशा क्या होते हैं? विशेष से होते हैं। तथा उपमेय उपमान पाया जाता है। उपमेय क्या हो गया? जिस वस्तु की तुलना की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। मैंने मान लिया आप में से एक लड़का है, ठीक है, वो कह रहा है मैं चंद्र जैसा सुंदर हूं। अगर कोई लड़का आप में से कह रहा है मैं चंद्रमा जैसा सुंदर हूं, अगर आप अपनी तुलना, तो आप तो हो गए, जो लड़का कह रहा है ना वो तो हो गया उपमेय। जो लड़का बोला मैं चंद्र जैसा सुंदर हूं, तो लड़का तो हो गया उपमेय, और वो जिससे तुलना कर रहा है चंद्रमा से वो हो गया उपमान। ठीक, या कोई लड़का कह रहा मैं कमल के समान सुंदर हूं, तो लड़का तो हो गया उपमेय और कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। मतलब जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, उसे जिससे की जाती है उसे तो हम कहते हैं, दोबारा सुनिए, देखो जो व्यक्ति की तुलना, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे तो उपमेय कहते हैं, और जिससे की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आदि शब्द आते हैं। इन जो समास होंगे, जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो इन पदों के बीच में है जो, के समान, ठीक है, या है जिसका आदि शब्द देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए पहला वाक्य उदाहरण है हमारा, नीलकंठ। देखो नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव या शंकर। समास कौन सा बना? बहुब्रीहि समास बना। बोले अब आपने कर्मधारय में क्यों रख दिया? तो थोड़ा समझो जरा। परिभाषा क्या दे रखी है? इस समास में विशेषण विशेष तथा उपमेय उपमान पाया जाता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। हम नहीं कह रहे, किताब कह रही है। हमने तो सब बारीकी से छान के इसका पोस्टमार्टम करके इसकी खोपड़ी में छेद करा के इसकी कर्मधारय समास की। तो देखो जरा, नीलकंठ, नील क्या है? नील का मतलब होता है नीला, कंठ में नहीं होता है गला। ठीक, कंठ में नहीं क्या होता है? गला। जिस समास में नीला, नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण। ये तो हो गया पहला वाला शब्द हो गया इसमें विशेषण। दूसरा शब्द क्या है इसमें? कंठ। कंठ में नहीं होता क्या? गला। और किसी संज्ञा या सर्वनाम हमेशा विशेष से होते हैं। क्या होते हैं? विशेष से।
तो ये क्या है, नाम है, गले का गला है कि नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा विशेष्य। और जिस वाक्य में, जिस समास में विशेषण विशेष्य दोनों पाए जाते हैं वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो ये हो गया कर्मधारय समास। लेकिन क्या नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव या शंकर जी को बोलते हैं, तो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब बोलोगे हम क्या लगावे हैं, अब आप बोलोगे अगर विकल्प में दोनों आ गए, बहुब्रीहि भी आ गया और कर्मधारय समास भी आ गया, तो हम कौन सा लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप लगाओगे तो इसमें आप बहुब्रीहि समास लगाना। क्यों, क्योंकि नीलकंठ जो शब्द जो आया वो शंकर के लिए ही आया है। ठीक, नीलकंठ जो शब्द आया किसके लिए आया, शंकर के लिए, शंकर जी के लिए ही बोला जाता है नीलकंठ। तो आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। अगर विकल्प में बहुब्रीहि नहीं दिया तब आप कर्मधारय लगाओगे। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। फिर है अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक है, तो इसमें देखो यह है जो आ गया, इसमें इसका ये पहचान आ गई, तो ये हो गया हमारा कौन सा, कर्मधारय समास आ गया। फिर है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या क्रोध के या क्रोध रूपी अग्नि, तो इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, इसमें देखो क्या आ गया, के समान आ गया। ठीक है, और देखो सुनो, इसमें उप में उपमान पाया जाता है, उसे कौन से समास कहते हैं, कर्मधारय समास। या जिसमें विशेषण विशेषण पाया जाता है उसे कौन से समास कहते हैं, कर्मधारय समास। या जिसमें है जो के समान आते हैं, कर्मधारय समास। देखो उप में उपमान इसमें पाया जाता है। क्रोधाग्नि, क्रोध के रूपी अग्नि, मतलब क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध की तुलना किससे की जा रही है, अग्नि से की जा रही है। तो अग्नि क्या हो गया, उपमान हो गया। क्रोध क्या हो गया, उप में हो गया। तो जिसमें उप में उपमान पाया जाए वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ये हो गया हमारा उप में, ये हो गया हमारा उपमान। ठीक है, फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, मतलब नयन, आंखों की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो ये क्या हो गया, आंख क्या हो गया हमारा, ये हो गया उपमेय, ये हो गया हमारा उपमान। और जिसमें उप में उपमान दोनों पाए जाते हैं वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। महादेव, महान है जो देव, है जो आ गया तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर है महाऔषधि, महान है जो औषधि, है जो आ गया कौन सा समास होगा, कर्मधारय। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचनों की तुलना किससे की जा रही है, अमृत की तुलना किससे की जा रही है, वचन से, वचन के समान। और जिसमें उप में उपमान पाया जा रहा है वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय। मृग नयन, मृग बोलते हैं हिरण को, किसको, हिरण को बोलते हैं मृग, मृग बोलते हैं हिरण को। ठीक, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, मतलब हिरण के समान, जो हिरण होती है उसके समान नयन है। ठीक, हिरण सुंदर होती है तो आंखों की तुलना किससे की गई है, मृग से की गई है, हिरण से की गई है। तो इसमें क्या हो गया, नयन क्या हो गया, उपमेय हो गया, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और जिसमें उपमेय उपमान पाया जाता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। फिर है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, क्योंकि मुख जो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो मुख क्या हो गया हमारा, उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया हमारा, उपमान हो गया। और जिसमें उपमेय उपमान दोनों पाए जाते हैं वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। फिर है सतजन, सत है जो जन, सत, सत बोलते हैं सत्य बोलने वाले को या ईमानदार व्यक्ति को बोलते हैं। ठीक है, सतजन, तो सत है जो जन, जिसमें है जो आता है वो कौन सा समास होता है, हमारा कर्मधारय समास। नील गाय, नीली है जो गाय, देखो नील, नील जो है इसमें दो शब्द है, पहला शब्द हो गया नील, दूसरा शब्द है गाय। तो नील है वो नीली है, नीली क्या है, विशेषण है, क्योंकि गाय की विशेषता बता रही है, गाय कैसी है, नीली है, जिसमें विशेषण पाया जाता है। और इसमें क्या, गाय, गाय किसी मतलब नाम है गाय का,
तो वो क्या हो गया हमारा विशेष्य हो गया। या संज्ञा, गाय क्या होगी संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम जिसमें पाए, संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें ये क्या हो गया नीली, ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है, गाय नीली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया विशेषण, ये विशेष्य, और जिसमें विशेषण विशेष्य दोनों पाए जाते हैं वो क्या होते हैं हमारा कर्मधारय समास। समझ में आ गया होगा। चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण किसके समान है, कमल के समान है। तो ये क्या हो गया हमारा उपमेय हो गया, ये क्या हो गया मेरा उपमान हो गया। और जिसमें उपमेय उपमान दोनों पाए जाते हैं वो कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय समास होता है। फिर है नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है जो आ गया कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय समास होगा। महाकवि, महान है जो कवि, कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कनक लता, कनक के समान लता, लता किसके, कनक के समान लता, लता किसके समान है, कनक, कनक कह सकते हो, यहाँ पर सोना भी कह सकते हो, धतूरे को भी कह सकते हो। लता बोलते हैं बेल को, बेल की तुलना किससे की जा रही है, कनक से की जा रही है। या कोई लड़की का नाम है लता, लता की तुलना किससे की जा रही है, कनक से की जा रही है। जिसमें उपमेय उपमान पाया जाए वो कौन सा समास होगा आपका, कर्मधारय। ये हो गया उपमेय, ये हो गया उपमान, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा उपमेय, ये हो गया उपमान। और जिसमें उपमेय उपमान पाया जाता है वो कौन सा समास होता है हमारा, कर्मधारय समास होता है। आपकी समझ में आ गया होगा। समास में कुछ भी नहीं है, बस हलवा है, बस खाली समझना है। आपने पहचान समझ ली, आप समास तुरंत उठा लोगे। आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखिए, किसी को मत बताइए, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे, ठीक। क्यों, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जरूरी है। पड़ोसी चाह रहे हैं आप नहीं पहुंचे, और हमारे जो माता पिता होते हैं वो चाहते हैं हमारा बेटा अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। तो आपको किधर को झुकना है, जिधर को हमारे पेरेंट्स चाह रहे हैं। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम भी अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि पड़ोसी जो होती है वो टांग खींचने वाले होते हैं ज्यादातर, ठीक है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और एक न एक दिन आप जॉब लीजिए, और जॉब लेने के बाद में पड़ोसी के मोड़े के आगे, आपको दरवाजे के आगे डीजे जरूर बनाना, और ऐसे धमाकेदार एकदम, जिससे कि क्या हो जाए, धुआं धुआं हो जाए एकदम। बस कोशिश यही है, पहले जॉब लीजिए, मेहनत करिए, उसके बाद में डीजे बजाइए। तो नमस्कार साथियों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें आज है हमारे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहले पहचान पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले दे रखा है द्वंद्व समास। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जोड़ा, ठीक। इसका मतलब मुझे पता लग गया, द्वंद्व समास में जो भी शब्द होंगे वो जोड़े के रूप में होंगे, ठीक है। ये तो बात निश्चित है। अब मैं ये नहीं कह सकता वो विलोम शब्द भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन जोड़ा जरूर होगा उन शब्दों में, ठीक है। चलो देखिए, द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा। अब इसकी पहचान सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी क्या जो पहचान होती है इसकी, यहां पर लिख लो आप पहचान। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इस समास के दोनों पद मुख्य होते हैं या प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। जो पहला शब्द होगा और दूसरा शब्द होगा, ठीक है, वो दोनों कैसे होंगे, प्रधान होंगे। और मैं आपको बता दूं, द्वंद्व समास में तीन तीन शब्द भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक। तो ये मत होना इसमें दो ही शब्द आएंगे, इसमें तीन शब्द भी हो सकते हैं। फिर है इसमें अधिकांशता विपरीत भी या विलोम शब्द आते हैं। इसमें अधिकांशता, या मैं कह सकता हूं इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें विलोम शब्द भी होंगे एक दूसरे के, जैसे माता पिता, काला गोरा, ठीक है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, इस प्रकार विलोम शब्द भी इसमें अधिकांशता देखने के लिए मिलेंगे। फिर है समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, तथा, एवं, अथवा, या इत्यादि आदि शब्द आ सकते हैं, जैसे कि लाभ हानि, लाभ हानि। तो लाभ, इनके बीच में क्या आएगा, लाभ अथवा हानि,
ठीक। फिर है दोनों शब्दों के बीच में योजक या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइपन, योजक या हाइपन चिन्ह लगा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगा होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दोनों शब्दों के बीच में मतलब कह सकते हैं अधिकांशतः दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, लेकिन कुछ शब्दों में नहीं भी होता, ठीक है। फिर देखिए नोट 1 से लेकर 10 तक ऐसी गिनती, 1 से 10 तक गिनतियां, ठीक, और तथा ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 या 9 आ जाए वहां द्वंद्व समास नहीं होता। 1 से लेकर 10 तक गिनतियों में द्वंद्व समास नहीं होगा, और 1 से लेकर 10 तक गिनतियों में इनके अंत में 0 या इनके अंत में 0 या 9 आ जाए तो मतलब वहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 20, 2 के लास्ट में 0 आ गया, या 2 के बाद में 9, 29, ठीक है, या 19, देखो 1 आ गया और 9 आ गया लास्ट का, 19, 40, 50, 60, ठीक है, 59, 69, इनमें इन संख्याओं में क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। लेकिन अगर बोलते 64, 65, 66, ठीक है, 24, इसमें द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों संख्याओं, इस संख्या को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें आएगा, जैसे मैंने बोला 24 तो 4 और 20, तो इनमें और आ गया, तो इनमें जो चिन्ह आते हैं ना ये वाले, इनको बोलते हैं समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में ये और अथवा ये आदि शब्द आते हैं, या ये चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह, ठीक है। आगे देखिए समस्त पद यहाँ पर है, यहाँ पर समास विग्रह है। मैं थोड़े एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपके ये समझ में आ गई होगी। यही इसकी जो जितनी भी पहचान है यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप कोई से भी मतलब शब्द ले आना, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो तुरंत आप समास को पहचान लोगे। चलिए इसके एग्जाम्पल पर, आइए मेरे प्यारे साथियों अब चलते हैं, इसके कुछ थोड़े एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, ये इधर लिखा है मैंने समस्त पद, ये समास विग्रह। पहला पद दे रखा है आपका माता पिता। अगर माता एक तरफ माता है एक तरफ पिता है, इसका मतलब एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसको ये पूरे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखिए इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको भी ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक। फिर है अगर हम इसको बोलेंगे माता या पिता बोलेंगे, माता अथवा पिता, माता और पिता, इसका मतलब और कारक चिन्ह भी इसमें आ गया, तो ठीक है। इसका समास विग्रह क्या आएगा, माता और पिता। अब यह है इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो पिता की वैल्यू जितनी है उतनी ही माता की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों पद कैसे हो गए, मुख्य या प्रधान हो गए। इसी को बोलते हैं जिनकी वैल्यू दोनों शब्दों की बराबर होगी उसे ही हम प्रधान बोलते हैं, ये मुख्य बोलते हैं। तो देखो माता और पिता दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब दोनों पद प्रधान हैं। भाई बहन, भाई और बहन, भाई भी पद प्रधान है और बहन भी, दोनों पद बिल्कुल बराबर टक्कर पे हैं। या दोनों पद कैसे हैं, मुख्य पद हैं या प्रधान पद हैं, तो इसमें कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। झूठ और सच, और देखो एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, मतलब विपरीत शब्द भी हैं। झूठ और सच एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, और दोनों कैसे हैं, मुख्य शब्द हैं, मुख्य पद हैं, गौण पद नहीं है, एक भी, दोनों। सच भी प्रधान पद है और झूठ भी, और इसका जो समास विग्रह करेंगे झूठ और सच, तो इसमें और कारक चिन्ह आपका आ गया। फिर है अपना पराया, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, अपना पराया एक दूसरे के विपरीतार्थक है, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या योजक चिन्ह लगा हुआ है, उसको गाइडलाइन को पूरा कर रहे आएंगे, और दोनों के बीच में कारक चिन्ह आ रहा है या, अपना या पराया। कहते हैं ना ये मम्मी ये अपना है या पराया है, तो हम क्या लगाते हैं, या लगाते हैं कारक चिन्ह बीच में, ठीक है, योजक मतलब चिन्ह लगाते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं अपना तथा पराया, नहीं, अपना या पराया, अपना है या पराया है। तो हमें यह भी देखना कि इन शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, यह भी तो ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए फिर है देवासुर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने यहां पर लिखा था, देखिए दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, कुछ शब्दों में नहीं होता, लेकिन देवासुर है, इसमें योजक चिन्ह नहीं लग रहा, तो लेकिन नहीं लग रहा तो क्या हो गया, इसकी संधि कर लो, संधि तो हमसे आती है ना, संधि हो जाएगी इसकी देव और असुर, ठीक। इसकी संधि क्या हो गई, देव और असुर, तो योजक चिन्ह आ तो गया निकल के, आ गया नहीं आ गया,
मतलब देव प्लस असुर होती है, एक तरफ देवता हो गए, एक तरफ राक्षस हो गए, असुर हो गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, और एक दूसरे के दोनों कैसे हैं, विलोम शब्द भी हैं, तो ये कौन सा हो गया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। एक दूसरे के विलोम शब्द जिनमें देखने मिले और योजक चिन्ह लगा हुआ हो, ठीक है, और दोनों पद प्रधान हो। सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो इंपोर्टेंट है वो दोनों पद प्रधान होने चाहिए। देखो देवता भी हमारे प्रधान है, प्रधान पद है, और असुर भी प्रधान पद है, ये मुख्य पद है, दोनों में टक्कर है पदों में, तो दोनों क्या हो गए, प्रधान पद हो गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। फिर है सुरासुर, असुरासुर है, इसमें योजक चिन्ह नहीं लग रहा, हमें पता नहीं चल रहा क्या है। एक काम करो, तुरंत एकदम इसका पोस्टमार्टम कर दो, मतलब संधि कर दो। तो इसकी संधि आ गई सुर और असुर, ठीक है। सुर बोलते हैं, सुर उन्हें बोलते हैं देवताओं को बोला जाता है, और असुर बोलते हैं राक्षसों को। ये कहते हैं सुर उसको कहते हैं जो राक्षसों से लड़ाई करते हैं, तो राक्षसों से लड़ाई कौन करते थे, देवता ही करते थे, ठीक है। सुर और असुर, इन दोनों के बीच में कौन सा कारक चिन्ह आ गया, सॉरी चिन्ह आएगा और आएगा। इनके बीच में देव और असुर, देव अथवा असुर आएगा, देव और असुर, ठीक है, देवता और असुर, इसमें भी हमारा सुर और असुर, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हैं, और दोनों क्या है, प्रधान पद हैं, तो कौन सा समास होगा इसमें, हमारा द्वंद्व समास होगा, ठीक है। आगे चलिए, कुछ एग्जांपल आगे और लिख देता हूं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथियों, कुछ एग्जांपल और देखिए इसके। एक शब्द दे रखा हमें दाल रोटी, इस नाम को सुन के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा, क्योंकि सबसे अगर अच्छा खाना माने आता है दाल रोटी, सबसे सादा सिंपल खाना जो है वो होता है दाल रोटी, जो कि हमारी बॉडी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ये दाल रोटी, दाल और रोटी, ये बोलेंगे दाल अथवा रोटी, ये दाल या रोटी, दाल और रोटी कि मम्मी मैं तो दाल और रोटी खाऊंगा, ठीक। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है। तो क्या है, राम और कृष्ण आ गया। वैसे राम जो आता है वो किसके लिए आता है, गोरे के लिए, क्योंकि राम कैसे थे, गोरे थे, और कृष्ण कैसे थे, श्याम या काले थे, ठीक है। तो एक तरफ गोरे एक तरफ काले, एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, तो राम और कृष्ण, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, और देखो ये फर्स्ट शब्द है, ये हमारा सेकंड शब्द है, दोनों क्या है, प्रधान पद हैं। यहां भी दोनों क्या हैं, प्रधान पद है, ये मुख्य पद है। अगर प्रधान पद जहां भी दिखाई दे रहे हैं और योजक चिन्ह बीच में लग रहा है, तो ठोक दो एकदम इस पे, द्वंद्व समास पे। आगे देखिए 25, ये है हमारा 25, 5 और 20। अगर ऐसी संख्या कहीं लिख रखी हो दोनों शब्दों के बीच में, सॉरी नोट, 1 से 10 तक ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 या 9 आ जाए, वहां द्वंद्व समास नहीं होता, यह ध्यान रखना। 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हो और इनके अंत में 0 या 9 लगा हो, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के बाद में अगर 0 या 9 लगा तो उनमें द्वंद्व समास नहीं होगा, बाकी सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होगा। जैसे 25 है, इसको पता किस प्रकार पढ़ा जाएगा, पहले पता क्या पढ़ा करे, 25, 5 और 20। क्या करें ना, कह रहे हम तो छोटे छोटे, आप भी छोटे छोटे हो गए क्या, पूछे करे जब पिताजी पैसे दे करे 5 का अलग दे करे और 10 का अलग, तो पूछे करे कितने रुपए तुम्हारे पास, 5 रुपए और 10 रुपए मेरे पास। तो ठीक है, इनमें छोटी संख्या पहले बोली जाती है, बड़ी संख्या बाद में बोली जाती है, इनको तोड़ने के बाद में। 64, तो 4 और 60, हमेशा ध्यान रखना इसमें छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, बड़ी बाद में। अगर आपके पास किसी ने 64 रुपए दिए तो आप बोलोगे कि मेरे पास 4 रुपए और 60 रुपए हैं, ठीक है, 4 ऊपर 60 रुपए, ये 60 ऊपर 4 रुपए बोलोगे, 4 ऊपर 60 रुपए, तो 64, तो 4 आ गया, ये 60 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट शब्द, ये हो गया हमारा सेकंड। तो दोनों की वैल्यू बराबर है, ये दोनों प्रधान पद हैं, तो ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और दोनों पदों के बीच में हमारा जो चिन्ह आ रहा है वो और यह, तो द्वंद्व समास होगा। लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, या तो लाभ होगी या हानि होगा, ठीक है। लाभ अथवा हानि क्या दोनों शब्द है, एक ये है एक सेकंड ये है, दोनों कैसे हैं, दोनों प्रधान पद हैं, और तो जिनमें और क्या है, एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हैं, ठीक है, और एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। यह है राजा रानी, राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। एक आता है राजा रानी, दोनों
इनमें कौन से प्रधान पद है? भाई दोनों ही प्रधान पद है, दोनों बराबर टक्कर के हैं, मतलब राजा भी प्रधान पद है, रानी भी प्रधान पद है। कोई कह सकता है इसमें इन दोनों में एक गौण पद है, किसकी वैल्यू कम है? नहीं, दोनों बिल्कुल बराबर पद है, राजा और रानी। तो कौन सा समास होगा हमारा? द्वंद्व समास होगा। फिर आगे चराचर। अब चराचर दे रखा, अब इसमें हमें पहचान नहीं चल पा रहा कौन सा समास होगा, तो कुछ मत करो, इसका पोस्टमार्टम कर दो बस। चर प्लस अचर, चर अचर, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द आ गए, योजक चिन्ह भी लग रहा है, दोनों कैसे हैं? प्रधान पद हैं, ठीक है। इसका चर का मतलब होता है चलने वाला, अचर का मतलब होता है ना चलने वाला, ठीक। एक दूसरे के विलोम शब्द में योजक चिन्ह भी आ रहा है, ठीक है। और दोनों कैसे हमारे प्रधान पद हैं, तो ठीक है। कौन सा कारक होगा इसमें? सॉरी, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, मैं एक लास्ट क्लास लेकर आऊंगा समास के ऊपर, मैं वो इसी प्रकार के लेकर आऊंगा कि किसी किसी शब्द में 3 समास है, किसी में 2 समास है, उनमें कैसे हम एग्जाम में करेंगे उन्हें, और हम कैसे पहचान करें इसका प्रधान पद कौन सा। लास्ट समास की क्लास आप जरूर देखना, आप तुरंत पहचान लोगे इसमें प्रधान पद क्या होता है, मुख्य पद क्या होता है, कौन सा प्रधान होगा, कौन सा नहीं होगा। एक लास्ट क्लास लेकर आऊंगा मैं। चलिए कुछ 2-4 एग्जाम्पल और देखिए इसके। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। राधा कृष्ण, ठीक है। तो राधा और कृष्ण दोनों ही कैसे पद हैं? प्रधान पद हैं या मुख्य पद हैं। और दोनों प्रधान पद हो तो कौन सा समास होता है उसमें? द्वंद्व समास होता है, एकदम ठोक दो, ठीक है। फिर है धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, इसका जब संधि विच्छेद करोगे इसका आएगा धर्म, धर्म प्लस अधर्म, तो धर्म और अधर्म, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। और इसमें क्या आ रहा है हमारा? चिन्ह भी आ रहा है। और देखो धर्म फर्स्ट सेकंड और अधर्म सेकंड शब्द, दोनों ही बिल्कुल टक्कर के शब्द है। कौन से? दोनों प्रधान पद है या मुख्य पद हैं, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। फिर है गुण दोष, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, गुण और दोष, ठीक है।